हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के चैप्टर 26 के पार्ट 3 के बारे में। ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे आज के सेशन हम देखेंगे सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 66 तक, यानी 366 तक के प्रोविजन के बारे में, जहाँ पे देखने वाले हैं अभियुक्त कब सक्षम साक्षी होता है। यानी जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अभियुक्त होता है, एक्यूज्ड पर्सन होता है, जिसने अपराध किया है, वो सक्षम साक्षी नहीं होता है। लेकिन किस कंडीशन पे होगा यह देखने वाले। साथ ही साथ अगर अपराध होता है तो उसमें कभी कभी समझौता भी हो जाता है। तो पहले आपका धारा 320 के तहत समझौता होता था, अब कौन सी धारा में होता है और किस तरह के अपराध का समझौता होता है, इसके बारे में आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्यूज्ड के बारे में, यानी अभियुक्त के बारे में, 4 सेक्शन देखने को मिलने वाले। पहले तो सेक्शन 353 आता है जो बात करता है अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना, यानी कि ये बताता है कि कब अभियुक्त एक सक्षम साक्षी हो सकता है अपने बचाव में, यानी अपने खुद के बचाव के लिए क्या बन रहा है, ये एक साक्षी बन रहा है। दूसरा आता है सेक्शन 355, ये जो पहले धारा 317 हुआ करता था। अब यहाँ पे कहता है कि जब अभियुक्त उपस्थित ना हो तब प्रक्रिया, यानी कि जिस पेशी में, जिस तारीख को अगर पेशी लगी हुई है किसी अपराध के बारे में और उस दिन अपराधी उपस्थित नहीं रहता है, तो फिर क्या कार्यवाही को जारी रखा जाएगा, जांच विचारण जारी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसके बारे में ये प्रावधान करता है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो जो हमारी धारा 356 है बीएनएसएस की, ये पहले सीआरपीसी में रही थी, एक नई सेक्शन जोड़ी गई है, यानी ऐसा अपराधी जिसको पकड़ा नहीं गया है, यानी कि उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। अब कौन से सेक्शन में उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि मैंने बताया था, ठीक है, नहीं तो आगे मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए 356 क्या कहता है कि उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण और निर्णय, पहले जांच विचारण होती नहीं थी जब तक वो नहीं पकड़ा जाता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर अनुपस्थित है, यानी उसको पकड़ा ही नहीं गया, फरार है वो, तो उसके अनुपस्थिति में भी जांच किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है और यहाँ तक कि निर्णय भी दिया जा सकता है, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में भी निर्णय दिया जा सकता है। ये सेक्शन 356 कहता है। उसके बाद आता है सेक्शन 357 की बात करें तो ये कहता है यदि अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है, यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा अभियुक्त हो जो कार्रवाई को ना समझा, जो जांच विचारण चल रही है वो नहीं समझे, पागल नहीं है फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा उसके बारे में यहाँ प्रावधान बताएगा 357 में। तो अब सेक्शन 353 की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 353 क्या कहता है कि सक्षम साक्षी होना। तो कब सक्षम साक्षी होगा, क्यों होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रतिरक्षा करने के लिए, यानी अपना खुद का बचाव करने के लिए वो साक्षी बन सकता है। लेकिन उसका जब साक्ष्य होगा तो कैसे लिखा जाएगा, शपथ पर साक्ष्य दिया जाएगा। कैसे, अगर एक सेक्शन ऐसा आता है जहाँ पे उसका मुल्जिम बयान होता है, ठीक है, तो मुल्जिम बयान जब होता है तो वहाँ पर इसका क्या किया जाता है, शपथ पर परीक्षा नहीं की जाती है। अब कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 351 हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 351, जहाँ पे अभियुक्त की परीक्षा तो होती है लेकिन वो शपथ पर परीक्षा नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे शपथ पर परीक्षा होगी, क्यों, क्योंकि वो स्वयं साक्षी बन रहा है अपने बचाव के लिए, ठीक है। लेकिन सक्षम साक्षी होगा कब, ये कहता है कि अभियुक्त के लिखित प्रार्थना पर, यानी कि जब अभियुक्त खुद से लिखित में एक आवेदन देगा कि मैं एक साक्षी के रूप में उपस्थित होना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके जो आवेदन है उस पर सुनवाई करने के बाद उसको साक्षी के रूप में यहाँ पे साक्ष्य करवाया जाएगा। अब मान लीजिए उसने साक्षी तो बन गया, लेकिन क्या होता है कि वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, यानी साक्ष्य देने में असफल हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी असफलता के बारे में ना कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, ना तो पक्षकार के द्वारा और ना ही न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सेक्शन नंबर 353 में। अब 355 की बात करें तो 355 वाले में ये आपको देखने होंगे कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जांच विचारण जारी रख सकते हैं, जबकि यानी कि अगर मान लीजिए अनुपस्थित है अभियुक्त, यानी जिस तारीख को उसकी पेशी लगी हुई है उस तारीख को वो अनुपस्थित है, तो जब अनुपस्थित है तो यहाँ पे कहता है कि जो न्यायाधीश है
या फिर मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जांच या विचारण को जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कहता है कि अगर उसकी वैयक्तिक यानी पर्सनल अटेंडेंस उसकी यहाँ पे जो है आवश्यक नहीं है, अपीयरेंस यानी कि उसका स्वयं का हाजिर होना कोई आवश्यकता है ही नहीं, तब यहाँ पे उसको जारी रखा जा सकता है। दूसरा कहता है कि अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता हो, यानी कि एक्यूज्ड ऐसा हो कि जो न्यायालय की कार्रवाई चल रही है उस पर बार बार विघ्न करे, बार बार उसमें बोले, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके एवज में यानी उसके बिना भी कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। तीसरा कहता है कि अभियुक्त के लिए उनके अधिवक्ता की उपस्थित हो, यानी कि अभियुक्त के लिए यदि उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं तो फिर यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ केसेस में तो ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अभियुक्त अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो सकता है, तो फिर यहाँ पे उसके अनुपस्थिति में भी जांच विचारण जारी रखा जा सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मान लीजिए जिस पेशी में अभियुक्त नहीं आता है तो यहाँ पे धारा 355 का उसकी एक नॉन अपीयरेंस का एक आवेदन लगता है कि वो अनुपस्थित है और किस कारण से अनुपस्थित है इसकी यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं सेक्शन 353 की। तो सेक्शन 353 अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। लेकिन जब यहाँ पे बात करें बीएसए का सेक्शन 124 देखोगे तो वहाँ पे सक्षम साक्षी कौन होता है इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त के किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कहता है कि किसी भी अपराधी को जिसने अपराध किया है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने विरुद्ध साक्ष्य दो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि वो सक्षम साक्षी नहीं होगा अपने विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है जो उसको साक्षी बनने के लिए जो कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी हो सकता है। भाई अभियुक्त सक्षम साक्षी कब हो सकता है ये कहता है, इसका सब क्लॉज 1 पढ़ें। कहता है कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट में ही तो इसकी पेशी चलती है, उसकी विचारण चलते है, जांच चलती है। तो अगर मान लीजिए किसी क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम साक्षी होगा यदि और शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। लेकिन कब, यहाँ पे कहता है 2 कंडीशन बता दिए। कहता है कि स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में ना बुलाया जाएगा, यानी कि जब तक अभियुक्त स्वयं लिखित में एक प्रार्थना नहीं करता, लिखित में आवेदन नहीं देता है कि मुझे साक्षी के रूप में बुलाया जाए, तब तक उसको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा और उसका साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज आता है, यहाँ पे कहता है कि स्वयं के साक्ष्य ना देने से पक्षकारों में से किसी के द्वारा, यानी कि पक्षकार जितने जो भी हैं उनमें से किसी के द्वारा ये नहीं कहा जाएगा कि आपने ऐसा साक्ष्य दिया या नहीं दिया, कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं दी जाएगी। अगर साक्ष्य देने में असफल हो गया तो, फेल हो गया तो ना ही न्यायालय उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करेगा उसके साक्ष्य के बारे में। भाई वो साक्षी बनना चाहता था, जो साक्ष्य देना था दे दिया, नहीं देना था नहीं दिया, लेकिन आवेदन कर सकता है वो साक्षी बनने के लिए। ठीक है। तो ये चीज है आपकी सेक्शन 353। तो इसको रिलेट करके पढ़िएगा। बीएसए के सेक्शन 124 में जो साक्षी कौन हो सकता है उसके बारे में बताता है आपका। उसके बाद आता है सेक्शन 354। सेक्शन 354 क्या कहता है, प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में ना लाया जाने। इसको हमको पढ़ना था जब हम क्षमादान पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो उस क्षमादान के साथ ही हमको पढ़ना था। ठीक है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं, अब आप उसको रिलेट करके वहां से पढ़िएगा। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भी प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में ना लाना, यहाँ पे कहता है धारा 343 और 344 के सिवाय। धारा 343 और 44 में क्या था, हमने क्षमादान पढ़ा था कि क्षमादान कब दिया जाता है। तो क्षमादान में क्या बताया जाता है, यही तो बताया जाता है, उसको किसी तरह का वचन दिया जाता है कि हम आपको छोड़ देंगे, आप क्या करो, साबित करो, साक्ष्य दो। ठीक है। किसी के खिलाफ गवाह बन जाओ, सह अभियुक्त बन जाओ। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से वचन दिया जा रहा है, उसको बहकाया जा रहा है। तो यहाँ पे उसको छोड़कर बाकी अगर किसी भी स्टेज पर किसी भी कार्यवाही में अगर कोई वचन या धमकी दिया जा रहा है और उससे कोई बात उगलवाई जा रही है, तो ये जो प्रकटन किया जा रहा है ना, उत्प्रेरित किया जा रहा है उसको, ये इसका प्रभाव काम में नहीं आएगा और उसका साक्ष्य जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा।
ठीक है। तो आप इसको बीएसए के सेक्शन 22 में भी आप देख सकते हो, जहाँ पे अगर स्वीकृति अगर ली जाती है किसी वचन के द्वारा, धमकी के द्वारा, तो वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है सेक्शन 22। उसी तरह के बीएनएसएस में सेक्शन 182 भी आप देखोगे, इसी तरह का सेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, आप इसको देखिएगा एक बार। उसके बाद आता है सेक्शन 355। सेक्शन 355 जो है वो आपका धारा 317 हुआ करता था पहले, अब यहाँ पे आ गया है धारा 355 में। यहाँ पे कहता है कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच या विचारण किए जाने के लिए उपबंध। अब यहाँ कहता है कि अगर किसी भी न्यायाधीश के समक्ष या फिर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अभियुक्त उपस्थित होता है तब तो ठीक है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी कार्रवाई चल रही है, विचारण चल रहा है, जांच चल रही है, लेकिन अभियुक्त क्या है, अनुपस्थित है, अभियुक्त अनुपस्थित है, तो फिर क्या वहाँ पे उसकी जांच विचार जारी रखी जा सकती है। यहाँ पे कहता है कि तब भी जांच और विचार के लिए अग्रसर हो सकेगा, लेकिन निम्न 3 कारण को अभिलिखित की जाएगी। ठीक है, 3 में से कोई भी कारण हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कहता है कि यदि न्याय के हित में व्यक्ति की हाजिरी आवश्यक नहीं है, यानी कि फॉर जस्टिस उसके कोई ज़रूरत नहीं है अभियुक्त की, तो फिर यहाँ पे कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। दूसरा कहता है न्यायालय की कार्रवाई बार बार विघ्न डालता हो, बार बार परेशान करता हो न्यायालय को, ठीक है, तो न्यायालय परेशान हो गए हो तो यहाँ पे उसकी हाजिरी से ना मुक्त कर सकता है, कह सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जेल में हैं तो जेल में रहिए, आप कहीं बेल पे हैं तो बेल में रहिए, लेकिन यहाँ पे अभी मत आइए। जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको नोटिस दे के समन जारी करवा के बुलवा लेंगे, या फिर आपके अधिवक्ता महोदय होंगे उनके माध्यम से बुलवा लेंगे। तीसरा आता है, कहता है कि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किए जाने की दशा में अभिमुक्ति दे सकता है, यानी कि भाई अभियुक्त के जगह पे उसका प्लीडर उपस्थित हो रहा है, उसका अधिवक्ता उपस्थित हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे अभिमुक्ति दी जा सकती है, उसको छूट दी जा सकती है। आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके अधिवक्ता साहब उपस्थित हो रहे हैं, जब आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। अब इसी तरह के आप देखो यहाँ पे सेक्शन बीएनएसएस का सेक्शन 134 और सेक्शन 228, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उसको अभिमुक्ति देने के बारे में। एक तो होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में होता है, अभिमुक्ति दे देता है। एक होता है आपका जब आप 134 क्या बात करता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी या फिर कोई अन्य मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, परिशांति कायम रखने के लिए उसे बंद पत्र निष्पादित करवा सकता है और उसको अभिमुक्ति दे सकता है। वहीं 228 की बात करें तो ये परमानेंटली, अगर कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा बीमार है या फिर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज का है, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, वो न्यायालय उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, परमानेंटली क्या उसको अभिमुक्ति दे दी जाती है और जब ज़रूरत होती है तब उसको बुलाया जाता है बाद में कभी। लेकिन यहाँ पे कहता है धारा जो 355 की बात करें तो ये सिर्फ एक पेशी की बात करता है। हर पेशी में इसमें एक आवेदन लगता है, अगर जिस पेशी में नहीं आएगा उसमें एक आवेदन लगता है कि वो अभियुक्त नहीं आया है और क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो परमानेंट के लिए धारा 228 में जाना पड़ेगा, एक पेशी के लिए धारा 355 में आना पड़ेगा, और वहीं परिशांति कायम रखने के लिए अगर बंद पत्र निष्पादित करना है तो 134 में जाता है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए जो आरोपी है तो आरोपी का अधिवक्ता कोई है ही नहीं, तो फिर या फिर न्यायाधीश की या मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त की हाजिरी आवश्यक है, तो कारणों को लेखबद्ध करके मामला स्थगित कर सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए कोई आरोपी है और आरोपी ने अपना अधिवक्ता नियुक्त ही नहीं किया, ठीक है, या फिर न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की राय है कि उसकी हाजिरी बहुत ज़रूरी है उस मामले में, तो फिर क्या किया जाएगा, मामलों को स्थगित कर दिया जाएगा और कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा कि क्यों उसकी आवश्यकता है इतने, कि उसके बिना कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी। तो यहाँ पे मामला स्थगित कर दिया जाएगा अगर इतनी आवश्यकता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इस उपस्थिति में श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थिति भी सम्मिलित है, यानी कि यहाँ पे उपस्थिति का मतलब पर्सनल, यहाँ पे फिजिकली पहुँचना नहीं है, वीडियो कॉल के माध्यम से श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं, वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। आइए असल में ये अब बात करते हैं सेक्शन 356 की, जो नई धारा है जो पहले नहीं थी। अब यहाँ पे कहता है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय, यहाँ निर्णय तक की बात करता है।
उद्घोषित अपराधी घोषित करने के बारे में कहाँ पे बताया गया है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बीएनएसएस के सेक्शन 84 का सब क्लॉज 4 में आप देखोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि उद्घोषित अपराधी को घोषित कैसे किया जाना, कब किया जाएगा, कौन से अपराध में किया जाएगा, ये यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट सब सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है जबकि किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है, कहाँ घोषित किया गया है? 84 के क्लॉज 4 में घोषित किया गया है। वह विचारण की वंचना करने के लिए फरार है, यानी वह आरोपी जो अपराधी है वो नहीं चाहता कि उसकी क्या की जाए, विचारण की जाए सही तरीके से। ठीक है, अगर विचारण होगा, अगर उसको पता होगा कि मुझे दंड मिलेगा इसलिए फरार होगा, तो नहीं चाहता कि विचारण हो, और उससे गिरफ्तार करने का कोई अवैध पूर्वेक्षण नहीं है, यानी कि उसका अब ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही कि उसको गिरफ्तार किया जा सके। कहाँ फरार हो गया कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसा व्यक्ति कौन? आरोपी, यानी कि अपराधी के उपस्थित होने और व्यक्तिगत विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित समझा जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये समझा जाएगा कि उसकी उपस्थिति और उसका जो अधिकार था विचारण का वो इतना जरूरी नहीं है। और क्या किया जाएगा? और उसके ना होने पर भी न्यायालय विचारण करेगा, और विचारण करते हुए जो भी चीज़ें, जो साक्षी आते हैं उनके साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाएंगे, और सब कुछ देखने के बाद निर्णय सुना सकता है मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जो भी है। ठीक है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसका विचारण करेगा, उसके ना होने पर भी उसके साक्ष्य लिए जाएंगे जो भी साक्षी होंगे, और यहाँ पे निर्णय सुनाएगा। लेकिन ये जो किया जा रहा है उद्घोषित अपराधी के बारे में, उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पे जो विचारण करके निर्णय सुनाया जा रहा है, तो इसके लिए एक कंडीशन भी है। यहाँ पे कहता है परंतु जोड़ा गया है, कहता है कि अगर जिस दिन आरोप की विवेचना हुई, जिस दिन आरोप लगाया जाता है उस आरोपी पे, उस व्यक्ति पे, उस तारीख से 90 दिन जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक ऐसी विचारण प्रारंभ नहीं की जाएगी। विचारण कब से स्टार्ट होती है? विचारण तभी स्टार्ट होगी ना जब आरोप की विरचना हो जाती है, चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उद्घोषित अपराधी के बारे में, तो उसके तारीख से उस तारीख, जिस तारीख को ऐसे चार्जेस फ्रेम हुए हैं, 90 दिन जब तक व्यतीत नहीं हो जाते, अगर 90 दिन के अंदर आ गया तो ठीक है, अगर 90 दिन तक उसको देखा जाएगा आता है कि नहीं, अगर नहीं आया है तो विचारण प्रारंभ कर दी जाएगी और एविडेंसेस लेना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 बात करता है, कंडीशन बताता है सबसेक्शन 1 की कार्रवाई करने के लिए। क्या कारण बताता है कि जब मान लीजिए न्यायालय को उपधारा 1 की कार्रवाई करनी हो किसी अपराधी के बारे में जो उद्घोषित अपराधी है, तो उसके लिए निम्न नियमों का अनुपालन करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? न्यायालय को। न्यायालय क्या करेगा? कम से कम 30 दिन के अंतराल में 2 गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। 30 दिन के अंतराल में एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और उसके 30 दिन बाद दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। अब जब तक ये 2 गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाएगा, उपधारा 1 की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। दूसरा कहता है कि उद्घोषित अपराधी के उपस्थित होने की सूचना प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहा है। यानी कि आप देखते होंगे जब उद्घोषित अपराधी को घोषित किया जाता है ना, तब यहाँ पे किसी जहाँ पे वो मामूली तौर पर निवास करता था या फिर उसका निवास स्थान था, वहाँ पे जो भी दैनिक समाचार पत्र चलते होंगे उस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाता है उस व्यक्ति के बारे में कि इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही, मामला पंजीबद्ध किया गया है और ये इतने तारीख को न्यायालय में उपस्थित होंगे। तो जिस दिन यहाँ पे प्रकाशित हुआ है उसके 30 दिन के भीतर अगर अपराधी उपस्थित नहीं होता है तो फिर उसके अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा। और ऐसा प्रकाशन कहाँ पे किया जाएगा? ये कहता है उसके अंतिम ज्ञात निवास पे, यानी कि जो जानकारी मिली है कि जहाँ पे निवास करता है, अंतिम बार इसको देखा गया है निवास करते हुए, वहाँ पे संचालित दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन किया जाएगा। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आता है, कहता है उसके नातेदार या मित्र यदि कोई हो सूचना के बाद, यानी कि उस अपराधी का यहाँ पे कोई मित्र, समझ में आता है कि कोई मित्र है या फिर उसका कोई रिश्तेदार नातेदार है, तो उसको क्या करना, एक सूचना भी देना पड़ेगा न्यायालय को। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर पता है कि हाँ है उसका कोई रिश्तेदार या फिर मित्र तो उसको सूचना देनी पड़ेगी।
चौथा आता है कि विचारण प्रारंभ होने के बारे में उसके इज्जात निवास वाले जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन और उसके निवास स्थान की सहज भाग सूचना। यानी कि विचारण प्रारंभ होने के बारे में ना, जिस जिले के अंदर रहता है वो, तो उस जिले के पुलिस स्टेशन में एक नोटिस चिपकाई जाएगी बाहर नोटिस बोर्ड पे, और उसके निवास स्थान के सहज दृश्य भाग में भी एक नोटिस लगाई जाएगी कि आपके खिलाफ विचारण प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। उसके बाद उपधारा 1 की कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 90 दिन वाला भी प्रावधान याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरोप की विवेचना की तारीख से 90 दिन जब तक व्यतीत नहीं हो जाते हैं तब तक उद्घोषित अपराधी के बारे में जांच विचारण प्रारंभ नहीं की जाएगी। आइए समझ में। अब तीसरा आता है आपका, तीसरा कहता है कि यदि उद्घोषित अपराधी का कोई अधिवक्ता नहीं है तो फिर राज्य के व्यय पर उसका अधिवक्ता दिलाया जाएगा। अब ऐसे अधिवक्ता को क्या करेंगे जब वो उपस्थित ही नहीं हो रहा है? तो फिर भी यहाँ पे कहता है उसको नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत की बात करें तो वहाँ पे अगर उसका अधिवक्ता नहीं है, जब आरोपी नहीं तो उसका अधिवक्ता कौन होगा? तो फिर क्या किया जाएगा? न्यायालय राज्य के व्यय पर यानी स्टेट के खर्चे पर एक अधिवक्ता का प्रबंध करेगा, और ऐसे अधिवक्ता को जो भी रूल्स होंगे उसके अनुसार उनको पारिश्रमिक दिया जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ, अनुपस्थिति में दिए गए साक्ष्य का प्रयोग उसके विरुद्ध के, यानी कि अगर उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में ऐसे साक्ष्य जो आते हैं, जो साक्षी साक्ष्य दे रहे हैं, उसके विरुद्ध यानी कि अपराधी के विरुद्ध यूज किया जाएगा और जजमेंट किया जाएगा। परंतु यहाँ पे कहता है जब वह गिरफ्तार किया जाता है या उपस्थित होता है तो उसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यानी उसको क्रॉस करने का भी टाइम वो दिया जाएगा। मान लीजिए बाद में गिरफ्तार करके लाया जाता है या फिर उपस्थित होता है, सरेंडर कर देता है, तो फिर जो भी साक्षी हुए हैं तो उनकी परीक्षा करने के लिए उसको परमिशन दे दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। उसके बाद आता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि इस धारा के अधीन साक्षी का अभिसाक्ष्य जहां तक व्यवहार हो, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अधिमानतः मोबाइल द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और ऐसी रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। अब ये लो भाई, यहाँ पे कहता है कि जो विटनेस होंगे तो उनका जो साक्ष्य रिकॉर्ड होगा वो कैसे होगा? वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड होगा, या फिर अधिमानतः जो भी होगा मोबाइल के द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है। और जब भी ऐसा रिकॉर्ड किया जाएगा तो उनकी ऐसी रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। मान लीजिए कि अगर वो बाद में गिरफ्तार करके लाया गया या फिर उपस्थित होता है अभियुक्त और जो साक्षी है वो मर गया, तो उसका क्रॉस कैसे किया जाएगा? कैसे पता चलेगा उसने साक्ष्य दिया था या नहीं दिया था? अपने से मन से तो नहीं लिख लिए। तो फिर यहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। उसके बाद आता है 6 नंबर, यहाँ पे कहता है कि अभियुक्त की स्वेच्छा अनुपस्थिति, यानी कि जो ऐसा अनुपस्थित है स्वेच्छा से, यानी जब फरार है तो भाई स्वेच्छा से ही फरार होगा ना। तो यहाँ पे जब स्वेच्छा से अनुपस्थित है ना, तो यहाँ पे जब उसका विचारण किया जा रहा है, निर्णय किया जा रहा है, निर्णय सुनाने में ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके निर्णय सुनाने को नहीं रोका जाएगा कि उसकी अनुपस्थिति है आप निर्णय कैसे सुना सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो न्यायालय क्या कर सकता है? सुना सकता है। अब यहाँ पे इसको राइट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि आप सुन सकते हो, ठीक है। भले ही विचारण की समाप्ति पर गिरफ्तारी उपस्थित होता हो, फिर भी वो ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि जांच विचारण हुई है फिर से जांच विचारण हो। भाई तुम फरार थे, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, ठीक है। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, सहज दृश्य भाग पे लगाया गया, पुलिस स्टेशन में लगाया गया, और आपके रिश्तेदार नातेदारों को सूचित किया गया, 90 दिन तक इंतजार किया गया। ये सारी चीज़ें हुई तभी तो यहाँ पे आपके खिलाफ निर्णय हो रहा है। आप चले जाना, अपील में चले जाना फिर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताता है कि इस धारा के अधीन अगर निर्णय दिया गया है तो उसकी अपील नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक वह अपने को अपीली न्यायालय में प्रस्तुत ना कर दे। यानी कि कोई भी ऐसा अपराधी जो उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था और वो फरार है अभी तक, और निर्णय सुना दिया गया, ठीक है। निर्णय जब सुना दिया गया तो वो मान लें उपस्थित होता है या फिर गिरफ्तार होता है, तब यहाँ पे उसकी अपील नहीं की जाएगी। भले उसका अधिवक्ता यहाँ पे राज्य के व्यय पे दिया गया था, लेकिन उसकी अपील नहीं की जाएगी। कब तक नहीं की जाएगी? जब तक वो अपने को अपीली न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर देता, स्वयं को यहाँ पर उपस्थित नहीं कर देता अपीलेट कोर्ट में, तब तक उसकी अपील नहीं की जाएगी। और एक चीज और बताता है कि इस धारा के अधीन अगर निर्णय किया गया है ना, तो जिस तारीख को निर्णय किया गया है उस तारीख से 3 वर्ष के बाद निर्णय की अपील भी नहीं होगी। तो 3 वर्ष के अंदर ही इसकी अपील करनी होगी। एक यहाँ पे लिमिटेशन लगा देता है
लिमिटेशन क्या लगाता है कि 3 वर्ष के अंदर ही आपको अपील करनी होगी, 3 वर्ष के बाद अपील नहीं कर सकते हो आप। उसके बाद आता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 8, राज्य अधिसूचना द्वारा सेक्शन 84 सब क्लॉज 1 में उल्लिखित व्यक्ति पर इस धारा के बंधों का विस्तार कर सकती है। यानी कि सेक्शन 84 के सब क्लॉज 1 आप देखोगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया है कि सेक्शन 84 के सब क्लॉज में उद्घोषित अपराधी घोषित करने के बारे में बताया गया है, जहां पे 10 वर्ष से अधिक के अपराध के बारे में कुछ बताया गया, ठीक है। उसमें तो लागू हो भी सकता है, लेकिन कुछ इसके अलावा भी जब जो अपराध होते हैं उसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। आगे असल में ये है आपका सेक्शन 357। उसके बाद आता है 357। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त कार्रवाई को नहीं समझता है या अभियुक्त विकृत ना हो, यानी कि अभियुक्त पागल नहीं है फिर भी कार्रवाई को नहीं समझता, तो न्यायालय क्या करेगा, जहां पे विचारण चल रहा है, इसका जांच चल रही है, तो क्या करेगा, उसकी जांच और विचारण करेगा। और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोषसिद्ध है, यानी कि जांच विचारण करने के बाद अगर ऐसी कार्रवाई का परिणाम जो रिजल्ट निकल रहा है वो कन्विक्शन है, तो फिर क्या किया जाएगा, ऐसे न्यायालय के द्वारा अपनी रिपोर्ट सहित जो कार्रवाई की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों की रिपोर्ट, और क्या किया जाएगा, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को भेज दिया जाएगा। उच्च न्यायालय जैसा चाहे वैसा आदेश कर सकती है। ठीक है, मेरे खिलाफ मामला चल रहा है, मैं कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा हूं, भाई मेरे खिलाफ चल क्या रहा है, मैं पागल नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्या चल रही है, मेरे खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई जांच या पूरी जांच और विचार तो कर ली जाएगी, लेकिन जब कन्विक्शन यहाँ पे लगेगा मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को कि ऐसे जो जांच विचार किया जा रहा है इसका परिणाम कन्विक्शन है, तो फिर जब यहाँ पे भेजा जाएगा हाई कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट। अगर कन्विक्शन नहीं, दो एक्विटल है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है भेजने का, एक्विट कर सकता है, लेकिन अगर कन्विक्शन है तो फिर यहाँ पे हाई कोर्ट में भेजा जाएगा रिपोर्ट। उसके बाद आता है 358 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे कहता है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 अपराधी हैं, ठीक है ना, एक अपराधी यहाँ पे, एक अपराधी यहाँ पे, दोनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया, जांच विचार चल रहा है। एक तीसरा पर्सन आता है, सी नाम का एक व्यक्ति है, वहाँ पे उपस्थित था या फिर उपस्थित नहीं भी था, तो न्यायालय क्या लगा कि जांच विचारण के दौरान जो भी एविडेंसेस आए, उस एविडेंसेस को देखते हुए इस सी का नाम भी आया, तो सी वहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं, सी को भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, तो सी को क्या कर सकता है, अभियुक्त बना सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की, न्यायालय की। तो यहां पे कहता है कि जांच या विचारण के दौरान आए हुए साक्ष्य से यदि यहां पे लगता है या प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, जो एक्यूज्ड नहीं है उस मामले में, उसका विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, यानी कि उसको भी आरोपी के रूप में जोड़ सकता है। लेकिन कैसे जोड़ेगा, अगर मान लीजिए उपस्थित नहीं है, तो अगर वहां पे उपस्थित नहीं है, हाजिर नहीं है, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा या फिर समन भेजा जाएगा कि भाई तुम यहां पे उपस्थित रहो, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर वहां पे उपस्थित है तो उसको निरुद्ध करवा सकता है न्यायालय। ये डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा व्यक्ति अगर साक्ष्य से प्रतीत हो रहा है, किससे, यहां पे साक्ष्य से प्रतीत हो रहा है कि उसका नाम भी आ रहा है, तो वो भी अभियुक्त हो सकता है, इनका भी विचारण किया जा सकता है, तो यहां पे विचारण किया जाएगा। अब कैसे बुलाया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, 2 और 3 यह आपको बताता है। सब क्लॉज 4 की बात करें, कहता है जहां उपधारा 1 के तहत कार्रवाई की जाती है, वहां उस व्यक्ति के बारे में फिर से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को पुनः सुना जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को अपराधी बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को अभियुक्त के साथ जोड़ा जा रहा है, उसका विचारण किया जा रहा है ना, तो वहां पे उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, तो फिर से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को पुनः सुना जाएगा। भाई उसको भी तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, वो अपना वकील लगाएगा, क्रॉस करेगा,
तो यहाँ पे फिर से सुना जाएगा। और कहता है कि अगर यहाँ पे खंड का के बारे में यानी इसके बारे में बात करता है तो खंड का के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो उसी समय अभियुक्त बनाया गया था जब संज्ञान लिया गया। अब यहाँ पे हर अपराध का एक लिमिटेशन होता है कि कितने टाइम के अंदर उसको क्या किया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहता है मान लीजिए 4 साल बीत गए और उसकी लिमिटेशन कितनी थी, 3 साल थी उस अपराध की। अब 4 साल बीत गए और यहाँ पे साक्ष्य से प्रतीत हो रहा है न्यायालय को कि ऐसे व्यक्ति को भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि उसको अभियुक्त तो बनाया जाएगा, लेकिन ये समझा जाएगा कि इसको अभियुक्त कब बनाया गया था, जब मामले का संज्ञान लिया गया था। संज्ञान कब लिया गया होगा, 4 साल पहले लिया गया होगा। तो ऐसा माना जाएगा कि 4 साल पहले ही उसका संज्ञान, जब संज्ञान लिया गया था तभी उसको अभियुक्त बनाया गया था और इस तरीके से कार्यवाही उसकी की जाएगी। अभी बात समझ में? तो यह है। अब जब हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है आपका समझौता के बारे में। किसके बारे में? अपराध का समझौता। तो यहां पे देखिए, जब यहां पे देखते हैं सेक्शन 320 आप देखते होंगे किसी अपराध का जब समझौता होता था तो धारा 320 में एप्लीकेशन लगती थी। ठीक है, तो वही एप्लीकेशन अब कहां लगेगी? सेक्शन 359 में लगती है। अभी जो समझ में? तो सेक्शन 147 NIA निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 147 भी समन करने की बात करता है, समझौता करने की बात करता है। तो इसको भी आप रीड विद करिएगा इसके साथ कनेक्ट करके, तो आपको उस सेक्शन एक्ट का भी सेक्शन याद रहेगा। ठीक है, अब जब सेक्शन 359 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 क्लॉज देखने को, सबसे पहले सब सेक्शन 1 और ये सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जब भी अपराध का समझौता हो गया, यानी इसमें टोटल 41 अपराध बताए गए हैं। 41 अपराध में जो यहाँ पे बताए गए हैं उसमें अगर किसी को जो अपराधी है उसको अगर समझौता करना है तो पीड़ित से करना होगा। अगर मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति जो है, मान लीजिए ए ने क्या किया, बी को मारा पीटा, ठीक है, अगर और जो मारपीट का अपराधी जो इन्होंने किया है वो इन 41 अपराधों में आता है, तो क्या किया जाएगा? अगर ए ने बी को पीटा है तो बी कौन हुआ? बी पीड़ित हुआ, विक्टिम हुआ। तो बी अगर यहाँ पे कह देता है कि हाँ चलो ठीक है समझौता कर लो, तो यहाँ पे क्या करेगा? ए एक एप्लीकेशन फाइल करेगा समझौता का, जहाँ पे दोनों के हस्ताक्षर होंगे समझौते पत्र में और यहाँ पे समझौता हो जाएगा। ये सिर्फ किसके बारे में बात करता है? पीड़ित के बारे में, यानी कि अगर पीड़ित सहमत है तो हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें सेक्शन 359 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है पीड़ित की अगर मान लीजिए सहमति भी है फिर भी न्यायालय की सहमति जरूरी है। किन अपराधों में? यहाँ पे 13 अपराध बताए गए हैं। अब आपको क्या इन सभी को अपराधों को याद करना पड़ेगा? तो देखो सभी अपराध तो याद होने से रहे, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। 41 अपराध इसमें बताए गए हैं। वहीं अगर आपको याद करना ही है तो आप इन 13 अपराधों को याद करो। 13 अपराध तो छोटे हैं, ज़्यादा है नहीं, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन 13 अपराधों में अगर किसी का अपराध आता है, कोई अपराधी है, तो फिर यहाँ पे पीड़ित की भी सहमति चाहिए और न्यायालय की भी सहमति चाहिए, दोनों की सहमति चाहिए, तभी यहाँ पे समझौता आप कर सकते हो। लेकिन इन 41 ऑफेंसेस में क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे सिर्फ पीड़ित की सहमति से क्या कर सकते हो? समझौता कर सकते हो। ये सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट लेके नहीं आया हूँ, ठीक है, पूरी लिस्ट कौन कौन से अपराध इसमें है तो आप डायरेक्ट में आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अब सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो सब सेक्शन 3 कहता है कि जो उपधारा 1 में अपराध बताए गए हैं 41 ऑफेंसेस बताए गए हैं और उपधारा 2 में 13 ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर उन अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाता है यानी अबेटमेंट किया जाता है, अबेटमेंट का ऑफेंस है, या फिर ऐसे अपराधों का अटेम्प्ट किया गया है तो ऐसे अबेटमेंट या अटेम्प्ट भी समनीय है, यानी ऐसे अटेम्प्ट को भी क्या किया जा सकता है? समझौता किया जा सकता है। ये हो गई। उसके बाद आता है आपका सब क्लॉज 4 यानी सब सेक्शन 4। ये कहता है न्यायालय की सहमति से अन्य व्यक्ति समन कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे न्यायालय की सहमति से कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा है?
समझौता कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, मान लीजिए ये जो बालक है ये 18 वर्ष से ऊपर का होता तो 20 वर्ष का होता, तो ये 20 वर्ष का बालक ही समझौता कर लेता। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे क्या है, या तो ये 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पागल है, विकृचित है, तो फिर उसकी ओर से, उस पागल व्यक्ति की ओर से, या फिर 18 वर्ष माइनस जो व्यक्ति है उसकी ओर से जो संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, वो न्यायालय की सहमति से समझौता कर सकता है उस अपराध में, भले ही बालक ने किया हो अपराध। लेकिन उस चाहे बालक के जिस अब यहाँ पे जो बालक है या विकृत है वो कौन होगा, पीड़ित होगा, तो वही तो यहाँ पे समझौता करेगा भाई। तो यहाँ पे उसकी ओर से जो भी उसने संविदा करने के लिए सक्षम होंगे वो क्या कर सकते हैं, न्यायालय की सहमति से समझौता कर सकते हैं। अब संविदा करने के लिए सक्षमता की बात करें तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा, सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 12, ये सेक्शन 10, यहाँ पे आप देखोगे तो सक्षमता की बात बारे में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेड पर्सन के बारे में, यानी कि जो समझौता कर सकता था वो मर चुका है, तो फिर उसके एवज में कौन समझौता करेगा, तो उसके एवज में उसका जो विधिक प्रतिनिधि होगा, विधिक प्रतिनिधि कौन होगा, ये सीपीसी में बताया गया, सीपीसी के सेक्शन 211 में बताया गया है आपको कि विधिक प्रतिनिधि कौन होता है। तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि होगा वो न्यायालय की सहमति से कर सकता है। अब है तो अन्य व्यक्ति, मेन पर्सन कौन था, जो डेड हो गया, मर गया है। तो यहां पर जो डेड हो गया है, जो मर गया है, तो उसके एवज में कौन कर रहा है समझौता, उसका विधिक प्रतिनिधि। कैसे कर रहा है, न्यायालय की सहमति से कर रहा है। तो यहां पे समझौता, ऐसा समझौता हो सकता है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहता है कि अभियुक्त विचारणा सुपुर्द किया जाता है या अपील लंबित है, यानी कि जब मामला ऐसा है कि कोई अपराध हुआ और अब उस अपराध की अपील चल रही है और अपील क्या है, पेंडिंग में है, या फिर जो अभियुक्त है उसको विचारणार्थ किसी अन्य न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया है, तो फिर समन कहाँ से होगा, समझौता कैसे होगा, तो समन उसकी इजाज़त, न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं होगा। कौन से न्यायालय यहाँ पे इजाज़त देगा, जो अपीलेट कोर्ट है वो, या फिर जिसको ऐसा मामला सुपुर्द किया गया है वो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पे समझौता करने की इजाज़त दे सकता है, परमिशन दे सकता है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 6 जो पुनरीक्षण की बात करता है। यहाँ पे कहता है सेक्शन 442 के तहत जो पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो क्या कर सकता है, ऐसे अपराधों में समन करने की अनुज्ञा दे सकता है। 7वां नंबर कहता है कि जो पूर्व दोषसिद्धि या फिर वर्धित दंड, यानी कि इनहेंस पनिशमेंट की बात करें, इनहेंस पनिशमेंट हो रहा है तो उसमें समन नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि अगर मान लीजिए किसी अपराध में समझौता हो जाता है और उस समझौते का परिणाम क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, क्या दोष मुक्ति होगी या फिर उन्मोचन होगा, तो यहाँ पे कहता है कि अगर ये समन हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, दोष मुक्ति होगी, एक्विटल होगा। और 9th क्लॉज कहता है कि अगर किसी अपराध का समझौता करना है तो इसी धारा के तहत होगा, अन्य धारा के तहत नहीं किया जाएगा। यह है आपका अपराधों में समझौता करने की बात। अब बात आती है सेक्शन 360 क्या बात करता है, अभियोजन का वापस लेना, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या कर रहा है, वो किसकी ओर से लड़ता है, पीड़ित की ओर से लड़ता है। अगर कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है तो उसमें इसमें पीड़ित कौन होता है, स्टेट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जब अभियोजन वापस लेने की बात आती है तो अभियोजन वापस कौन लेगा, यहाँ पे कहता है लोक अभियोजक या फिर सहायक लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर सकता है, ऐसे मामले को वापस ले सकता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा ही नहीं कि जब चाहे अब किसी अभियोजन को वापस ले ले, इसमें पीड़ित को भी सुनना होगा, यानी कि अभियोजन कब तक वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अभियोजन कब तक वापस लिया जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी तक
कभी भी किया जा सकता है, यानी कि जब तक निर्णय नहीं सुना दिया जाता उसके पहले कभी भी वापस लिया जा सकता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि पीड़ित की सहमति, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सहमति ली जाएगी पहले, उसके बाद जो अभियोजन पक्ष है वो क्या करेगा, वो अभियोजन को वापस ले लेगा। किसी मामले में को वापस लेने के पूर्व पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही ऐसा वापस लिया जाएगा, उसके पहले वापस नहीं लिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि भाई ऐसा नहीं कि आप सरकारी वकील हो तो आप जो चाहो वो कर लो, पीड़ित को भी सुनना पड़ेगा, पीड़ित के लिए ही आप लड़ रहे हो तो पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब कहता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, जब यहाँ पे अभियोजन वापस ले लिया जाएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। जो आरोपी है उसको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ तो दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे कहता है कि जब मान लीजिए आरोप विरचित करने की पूरी, यानी चार्जेस फ्रेम होने के पहले, जब चार्जेस फ्रेम नहीं हुआ है तब यहाँ पे अगर वापस लिया जा रहा है तो अभियुक्त को जब छोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उन्मोचित होगा, यानी कि डिस्चार्ज हो गया। अब मान लीजिए चार्ज लग गया, आरोप लग गया, उसके बाद अगर छोड़ा जा रहा है, अभियोजन वापस ले जा रहा है तो क्या होगा, उसका प्रभाव होगा दोष मुक्ति। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि समझौता का जो हो रहा था, समन हो रहा था सेक्शन 359 में, वहाँ पे उसका प्रभाव क्या था, दोष मुक्ति था। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बताता है कि आरोप अगर लगाए जाने के पहले अगर अभियोजन वापस लिया जा रहा है तो उन्मोचन होगा, डिस्चार्ज, और दूसरा कहता है कि अगर आरोप विरचित होने के बाद अगर अभियोजन वापस लिया जा रहा है तो दोष मुक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्व मंजूरी भी लेनी होगी कुछ ऑफेंसेस में। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि यदि अपराध ऐसी बात से संबंधित है कि किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जैसे रेलवे एक्ट होता है उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, ठीक है, सेंट्रल एक्ट है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, उसके खिलाफ अगर यहाँ पे अभियोजन वापस लेना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। दूसरा कहता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण, यानी जो अपराध के बारे में आप वापस लेने की बात कर रहे हो, अगर उसका अन्वेषण, उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन हुआ है तो उसके लिए जब अभियोजन वापस लेने से पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी केंद्र सरकार की। तीसरा आता है यदि अपराध में केंद्रीय सरकार को किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अंतर्गत है, यानी कि आपने ऐसा अपराध किया जिसमें किसी सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की किसी संपत्ति का आपने क्या किया, दुर्विनियोग किया, ठीक है, या फिर किसी केंद्र सरकार की संपत्ति का नाश किया, नुकसान किया, तो इसमें अगर ऐसा अपराध है तो यहाँ पे आपको पूर्व मंजूरी लेनी होगी। किसको लेनी होगी पूर्व मंजूरी, कौन लेगा, जो अभियोजक, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, वो लेगा पूर्व मंजूरी, उसके बाद अभियोजन को वापस लेगा। उसके बाद आता है 4 नंबर, यदि अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति के पदी कर्तव्यों के निर्वहन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसने अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ है, ऐसा अपराध हो गया, तो फिर ऐसे अपराध में पूर्व मंजूरी लेनी होगी केंद्र सरकार की। तभी यहाँ पे जो न्यायालय है वो बोलेगा कि आप अभियोजन वापस ले सकते हो। लेकिन उससे पहले जब आप अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो जब तक आप पूर्व मंजूरी लेके नहीं आ जाओ ऐसे अपराधों में। उसके बाद आता है सेक्शन 361। 361 आपका क्या बात करता है कि जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। भाई यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि जांच विचारण तो कर लिया मान लीजिए, या फिर जांच विचारण कर रहा है और बीच में उसको पता चलता है कि नहीं, ये तो इसमें तो इसका निपटारा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मामले को सुपुर्द करना चाहिए, किसी अन्य न्यायालय के द्वारा यहाँ पे जांच विचारण करना चाहिए था। तो भाई वो क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पे प्रक्रिया एक बता दी गई है। यहाँ पे कहता है यदि जिले के किसी मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जिले के किसी मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से निम्न परिस्थितियाँ प्रतीत होती हैं। कौन सी परिस्थितियाँ, ये जो 3 कंडीशन बताएगी अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है कि अगर ये ऐसी परिस्थितियाँ प्रतीत होती हैं, कब, जांच विचारण के दौरान जो साक्ष्य आए हैं उससे प्रतीत हो रहा है, तो मामले के क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट है वो मामले की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएगा और मामले को क्या कर देगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM की बात करता है, किसकी, CJM को भेज देगा इसकी रिपोर्ट। कौन से CJM को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता में वो रहता है, जिसके अंडर में वो है, जिस CJM के। अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करता है।
तो उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब परिस्थितियाँ क्या है, यहाँ पे उसको लगता है कि मामले का विचारण करने या सुपुर्द करने की उसको अधिकारिता ही नहीं है, ये ना तो मामले को सुपुर्द कर सकता है और ना ही मामले का विचारण कर सकता है, उसको पावर ही नहीं है। तो फिर मामले किसके पास भेज देगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा रिपोर्ट सहित। मामला जिले के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए, ठीक है, या तो विचारित किया जाना चाहिए या फिर विचारणार्थ सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे उसको मामले को भेज देगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तीसरा परिस्थिति क्या है कि विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तो भेज ही रहा है भाई, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा, उसको पावर अगर नहीं है तो। उसके बाद आता है कि यहाँ पे कहता है जिसे मामला भेजा गया है वो या तो स्वयं विचारण कर सकता है या फिर मामला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है या फिर मामले को सुपुर्द कर सकता है। तीन चीजें कर सकता है, या तो स्वयं विचार करेगा या फिर संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा मामले को, या फिर मामला सुपुर्द कर सकता है किसी अन्य मजिस्ट्रेट को। उसके बाद आता है सेक्शन 362 में आप देखोगे प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। एक सुपुर्दगी का आता है आपका सेक्शन 232, यहाँ पे आता है जब मामला मजिस्ट्रेट के पास, तो जब संज्ञान लेता है तो उसी टाइम पे पता चल जाता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो मामला सुपुर्द कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उसका संज्ञान तो ले लेता है लेकिन पता नहीं चलता कि इसका सुपुर्द किया जाना चाहिए या नहीं, तो मामले के जाँच या विचारण स्वयं करने लगता है। अब जब स्वयं करने लगा तो बाद में जब यहाँ पे जाँच विचारण प्रारंभ किया और कुछ एविडेंसेस आए तो यहाँ पे उसको लगा कि नहीं, मामला तो सुपुर्द किया जाना चाहिए था सेशन न्यायालय को के द्वारा ये मामला विचारणी है, तो मामला क्या किया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व, ये कब बात कर रहा है, निर्णय पे हस्ताक्षर करने के पूर्व, यानी कि हो सकता है कि लास्ट स्टेज तक पहुँच गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसको सिर्फ निर्णय करना था लेकिन निर्णय करने से पहले एविडेंसेस आ गए और उसको लगा कि नहीं, मामला तो सेशन न्यायालय वाला है भाई, तो हम इसमें जजमेंट दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करेगा, मामले को भेज देगा, सुपुर्द कर देगा किसको, सेशन न्यायालय को। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर सेक्शन 232 की बात करते हैं तो यहाँ पे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कब किया जा रहा था, संज्ञान के टाइम, यानी जब कॉग्निजेंस लिया जा रहा था। वहीं अगर इस 362 की बात करें तो यहाँ पे कब किया जा रहा है, जांच विचारण प्रारंभ कर दिया गया है, हो सकता है एविडेंसेस भी आ गए हों, ठीक है। तो उस टाइम पे निर्णय में हस्ताक्षर करने के पूर्व यहाँ पे क्या कर रहा है, सेशन न्यायालय को विचारणी है तो वहाँ पे सुपुर्द कर रहा है। उसके बाद आता है सेक्शन 363। सेक्शन 363 की अगर सिक्के, स्टाम्प, विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोषित व्यक्तियों का विचारण, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है जिसको प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इन सिर्फ किसके बारे में बताया गया है, चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस के बारे में, यानी कि जिस व्यक्ति को चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस या फिर चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस में 3 वर्ष या उससे अधिक के अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है, 3 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया जा चुका है और वह पुनः उन्हीं अपराधों के लिए अभियुक्त है, यानी कि ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए उसको दंडित किया जा चुका है 3 या अधिक वर्ष के कारावास से, उसमें फिर से उसको अभियुक्त बनाया गया। तो यहाँ पे कहता है कि अगर न्यायालय अगर उसको यहाँ पे सक्षम है दंड देने के लिए, पुनः उन्हीं दंड के लिए, तो वो दंड देगा। अदरवाइज यहाँ पे कहता है कि अगर वो सक्षम नहीं रहता तो क्या कर देगा, या तो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। बस इतनी सी बात करता है, बाकी आप इसके सिर्फ सेक्शन याद रखोगे तो उसमें भी चलेगा। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, धारा 364। ये बात करता है प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता है, यानी कि दंड तो दे सकता है मजिस्ट्रेट लेकिन उसको लगता है कि नहीं और ज़्यादा कठोर दंड देना चाहिए उस अपराधी को, तो फिर क्या करेगा, और हो सकता है वह कठोर दंड देने की अधिकारिता उसके पास ना हो, तो क्या करेगा। तो यहाँ पे एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में भी बात करता है
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात करता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मान यहाँ पे क्या है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, दो मजिस्ट्रेटों की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है। ये कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए, कहता है कि अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात यानी कि बाद। तो ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में चार्ज के बाद स्टार्ट होता है ट्रायल, और ट्रायल में क्या रहता है, जब एविडेंसेस आते हैं उसको ट्रायल बोला जाता है। तो अभियोजन का भी यहाँ पे साक्ष्य हो चुका है और अभियुक्त का भी साक्ष्य हो गया, दोनों का साक्ष्य हो गया। अब क्या बात आती है? अब बात आती है निर्णय और दंड देने की। तो निर्णय के बाद ही तो दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगता है, मजिस्ट्रेट की यहाँ पे ओपिनियन है, खुद का ओपिनियन है कि जो दोषी है, ठीक है ना, और अभियुक्त कैसा है, दोषी है। यहाँ पे साक्ष्य को ले लिया, सुन लिया, अभियोजन को भी सुना, अभियुक्त को भी सुना। अब यहाँ पे क्या उसको लगता है कि अभियुक्त दोषी तो है, लेकिन उसको क्या है, उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड जो मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है। यानी कि जो मजिस्ट्रेट जिसने ऐसे एविडेंसेस को सुना, रिकॉर्ड किया, और उसको लगता है कि जितना मुझे पावर है दंड देने का, जैसे मान लीजिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को है, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर 1 वर्ष तक का सजा देने की पावर है, तो इसको लगता है कि इसको जो अपराधी है उसको 2 साल की सजा देनी चाहिए। या फिर अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसको अगर लगता है कि उसको 3 साल का पावर है इसको सजा देने का, उसको लगता है कि नहीं, इसको 4 साल की सजा देनी चाहिए या फिर और कठोर सजा देनी चाहिए। तो और उसके पास चूंकि पावर है नहीं, तो पावर जब है नहीं तो क्या करेगा, यहाँ पे मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। वहीं अगर कहता है कि अगर मान लीजिए सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है और उसकी राय है कि धारा 125 के अधीन जमानत पत्र निष्पादित करने की, जो परिशांति कायम रखने के लिए जो बंद पत्र भरवाया जाता था, उसमें कितना 3 साल के लिए भरवाया जाता था, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को मान लीजिए पावर नहीं है, तो क्या करेगा, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट चाहता है कि इससे 3 साल तक के लिए इससे परिशांति कायम रखने के लिए क्या किया जाए, बॉन्ड भरवाया जाए। तो जब इनके पास पावर ही नहीं है तो कैसे देंगे? ना तो अधिक कठोर दंड दे सकते हैं, ना ही इसे जमानत पत्र निष्पादित करवा सकते हैं 125 के तहत। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मजिस्ट्रेट जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो अभियुक्त को और जो कार्रवाई चल रही उसको, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। अब जब यहाँ पे मान लीजिए 1 से अधिक अभियुक्त हैं, कोई अपराध का ट्रायल चला, उसमें मान लीजिए 5 अभियुक्त हैं, और 5 में से मान लीजिए सिर्फ 2 को ऐसा लगा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगा कि इसमें से केवल 2 को क्या करना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, या फिर 2 से मान लीजिए क्या करवाना चाहिए, 125 के अधीन बॉन्ड भरवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिर्फ 2 को नहीं भेजा जाएगा, जो जितने 5 अपराधी हैं ना, 5 को भेजा जाएगा, और यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, जो सीजीएम साहब हैं उन सभी के बारे में आदेश करेंगे। तो 1 से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से अगर 1 के बारे में भी उधार 1 के अधीन कार्रवाई करने के लिए राय है तो सभी अभियुक्तों को भेज देगा वो मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास कार्रवाई भेजी जाती है वह पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और साक्षी जो साक्ष्य दे चुके हैं उनकी पुनः परीक्षा कर सकता है, या फिर जो अतिरिक्त साक्ष्य यानी एडिशनल एविडेंस की भी मांग कर सकता है और जैसा चाहे निर्णय, आदेश, दंडादेश पारित कर सकता है उसमें। बस इतनी सी बात ये कहता है। उसके बाद आता है 365 क्या कहते हैं, भागता एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या भागता दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि। यानी कि कुछ मान लीजिए कोई मामले चल रहे हैं, तो मामले में क्या होता है, जो जज साहब उनके ट्रांसफर होते रहते हैं मजिस्ट्रेट के। तो एक मामला चला जिसमें से आधी प्रोसीडिंग तो ए नाम के मजिस्ट्रेट ने कंप्लीट की और बाकी बची आधी तो उसको किसने किया, जो ए का उत्तरवर्ती है, यानी उसके बाद जो मजिस्ट्रेट आते हैं उन्होंने सुना। तो क्या ऐसे हो सकता है कि इनको फिर से सुनना पड़ेगा मामले को? अगर ऐसा हुआ तब तो मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ए ने जितनी बातें सुनी, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया, तो उसके आधार पे बी क्या कर सकता है, जजमेंट दे सकता है उस मामले में जो बाद में मजिस्ट्रेट आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि दोष सिद्धि भी हो सकती है, सुपुर्दगी भी हो सकती है। बस इतना है। इसके बाद आता है 366, यहां पे कहता है न्यायालयों का खुला होना। न्यायालय यानी कि ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट कब कहलाता है? ओपन कोर्ट वह कहलाता है जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकती है और या फिर जनता जहां तक सुविधा पूर्वक हो उसमें समा सके। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक साथ घुस जाओ, भाई जितनी जगह होगी उतने ही तो घुसोगे उसमें। लेकिन यहाँ पे कहता है जहाँ पे साधारण जनता साधारण रूप से प्रवेश कर सकती है उसे कहते हैं ओपन कोर्ट। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कहता है कि न्यायालय किसी विशिष्ट मामले में ऐसा प्रवेश निषेध कर सकती है, यानी कि कुछ मान लीजिए कोई ऐसा स्पेशल केस चल रहा है तो उसमें क्या है साधारण जनता का भी प्रवेश वर्जित कर सकती है कि आप लोग नहीं आ सकते, जहां पे बंद कमरे में प्रोसीडिंग होती है, यानी कि इसको कैमरा ट्रायल बोला जाता है। अब कैमरा ट्रायल कुछ में बताया गया है कि आपको करना ही पड़ेगा, जैसे उपधारा 2 कहता है कि उपधारा 1 के होते हुए, यानी उपधारा 1 में कुछ भी बोला गया हो, यहाँ पे अगर बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 77, 68 या फिर 70 या 71 के अधीन मामला चल रहा है, या फिर पॉक्सो के अधीन धारा 4, 6, 8 या 10 के अधीन कोई जांच या विचार चल रही है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो बंद कमरे में की जाएगी, यानी कि कैमरा ट्रायल किया जाएगा, कैमरा प्रोसीडिंग की जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे किसी को भी जाने की जरूरत, अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बंद कमरे में की जाती है, संवेदनशील साक्षी होते हैं कुछ, उनकी की जाती है ऐसी परिस्थितियों में। तो यहाँ पे कहता है कि अगर रेप से रिलेटेड मामले हैं तो आपको बंद कमरे में ही प्रोसीडिंग करनी होगी। और अगर मान लीजिए दोनों में से कोई पक्षकार के द्वारा आवेदन किए जाने पर, यानी कि जो आपका अभियुक्त है या फिर कोई विक्टिम है उसकी ओर से यहाँ पे आवेदन किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस कमरे में प्रवेश की अनुज्ञा दी जाए, तो यहाँ पे उस आवेदन पे न्यायालय विचार कर सकता है और अनुज्ञा दे सकता है, अगर चाहे तो नहीं दे सकता है। एक परंतु और कहता है कि यह और कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य, यानी कि जब भी यहाँ बंद कमरे में प्रोसीडिंग की जाएगी, न्यायालय कैमरा ट्रायल चलाया जाएगा, तो जहां तक हो सके किसी महिला न्यायाधीश या महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या की जाएगी, ऐसी प्रोसीडिंग की जाएगी। ये है आपका ओपन कोर्ट। तो ओपन कोर्ट आपको अगर सीपीसी में देखने को मिले, सीपीसी में कहां मिलेगा, तो सेक्शन 153B में आपको ओपन कोर्ट से संबंधित प्रावधान मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो संविधान में आर्टिकल 145 क्लॉज 4 में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा वो ओपन कोर्ट में जजमेंट देगा। ओपन कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 145 क्लॉज 4 में। तो आई होप आपको इस चैप्टर 26 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।